नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नए सीएम के ऐलान का काउंटडाउन। राजस्थान को मिलने वाला है नया सीएम। 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव हो सकता है। बताया जा रहा है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कल सुबह राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे। सीएम की रेस में शेखावत, वसुंधरा का नाम भी शामिल है। सीएम की रेस में बताते चले कि बाबा बालक नाथ का नाम भी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए सीएम को लेकर के जल्द ही ऐलान राजस्थान के लिए किया जाएगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इसके बाद अब जो है विधायकों के साथ पर्यवेक्षक बातचीत करेंगे। रायशुमारी उनकी होगी और इसके बाद वो दिल्ली वापस आकर के आलाकमान को विधायकों की राय के बारे में अवगत कराएंगे। तो कल सुबह राजनाथ सिंह बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंच जाएंगे। सीएम की रेस में शेखावत का नाम है, बाबा बालकनाथ का नाम है और जानकारी यह है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम के ऐलानों का भी जिक्र किया जा रहा है। कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, यानी रविवार को विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद सभी नामों पर सहमति किस तरीके से विधायक बना रहे हैं इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। नई सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज कर दी गई है। 12 से 15 दिसंबर के बीच नई सरकार का गठन किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। करीब 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं सीएम के साथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि 12 विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद तेज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। देखिए, तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब नया मुख्यमंत्री जल्दी मिलने वाला है, जो राजस्थान को स्वराज की तरफ लेकर जाएगा, जो कुशासन 5 साल चला उससे निजात दिलाएगा और राजस्थान की प्रतिष्ठा पुनः लौटाएगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत तीनों पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए। लेकिन
देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं। और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और उधर मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आला कमान द्वारा कर ली गई है। जल्द ही नए मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। बेटी से शासन व्यवस्था को बदल दी तो नए मुख्यमंत्री जी भी जल्दी शपथ लेंगे। आज पर्यवेक्षक का ऐलान हमारे आला कमान ने कर दिया। कल या परसों तक वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जयपुर से बड़ी खबर है। बार एसोसिएशन के चुनावों की मतगणना आज होगी। 1500 से ज्यादा कोर्ट में वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, ऐसी जानकारी है। कोर्ट कैंपस में काउंटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विजेता प्रत्याशियों को करना होगा गाइडलाइन का पालन और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी बार एसोसिएशन की चुनाव जो थे वो हो चुके थे, मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया था और अब मतगणना आज होगी। सुबह 9 बजे से बताया जा रहा है कि मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और सभी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, निर्देशों का पालन करना होगा। गोगामेड़ी हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दुबई से आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू सामने आई, जिसमें उसने खुद पर लग रहे आरोपों को गलत बताया। चीनू ने गोगामेड़ी हत्याकांड में हाथ होने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि काकोसा हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व, प्रशासन और अन्य लोग निराधार खबरें फैला रहे हैं। सुखदेव मेरे पापा की मौत के वक्त सबसे आगे खड़े थे, ऐसे में मैं उनके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। राजनीतिक द्वेषता की वजह से मुझे जबरन फंसाया जा रहा। चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकोसा की हत्या में लिप्त हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। दौसा में एक शादी अस्पताल में दौसा दुष्कर्म पीड़िता बच्ची का इलाज चल रहा। राजेंद्र राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पीड़िता का हाल जाना। राठौड़ ने कहा है कि बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली है, पीड़ित बच्ची के परिजनों से भी मुलाकात की। इस तरह की घटनाएं करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि दरिंदे को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस यहाँ मेडिकल स्टूडेंट से भी निवेदन किया है कि पूरा इलाज एक टीम बनाकर मुफ्त इलाज हो, और भी जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने स्तर पर सहायता भी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर शासन से भी चर्चा करेगी। बच्ची अभी धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आ रही है और डॉक्टरों की राय के अनुसार बच्ची अभी आईसीयू में है, क्योंकि पोस्को एक्ट में बच्ची को देखना करना ठीक नहीं है। अलवर के गोविंदगढ़ चालकी मार्ग पर व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित है। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के अटेली से गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस हमले पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि 24 जुलाई को रात 8 बजे के तकरीबन व्यापारी के मुनीम के साथ 6,80,000 की लूट हुई थी। व्यापारी से लूट हुई थी 24 जुलाई को।
जिसमें अब तक कुल 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस द्वारा। कल सूचना हमको मिली थी कि एक जो शेष आरोपी है इसके अंदर, जिसका नाम मौसम पुत्र जाकर मेव है, ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी की। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे पैंथर को ट्रंकुलाइज कर लिया गया। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पैंथर की दहशत का अंत, गर्ल्स हॉस्टल से पैंथर का रेस्क्यू। उदयपुर के गर्ल्स हॉस्टल में करीब 12 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। छात्राओं में हड़कंप मचा रहा। पैंथर को पकड़ने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन लंबे वक्त के बाद ही सही वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। जिस वक्त पैंथर गर्ल्स हॉस्टल में घुसा, वहां कई छात्राएं मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस दौरान उसने एक छात्रा पर हमले की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छात्रा सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, लेकिन खतरे की आहट को भांपते हुए वो वापस दौड़ गई। पैंथर की दहशत के बीच पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई थी, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे में पैंथर के मूवमेंट को देखा और करीब 12 घंटे बाद ही सही उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी। पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर माइनस में पारा पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ चुकी है। रबी की फसल के लिए ये ठंड फायदेमंद मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर माइनस में पारा पहुंच चुका है। लगातार प्रदेश में ठंड जो है बढ़ती जा रही है। और श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर भी जो सर्दी है उसका सितम जो है देखने को मिल रहा है। कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है। संवाददाता श्रीगंगानगर से लाइव जुड़ चुके हैं अशोक शर्मा। अशोक, रबी की फसल के लिए तो ठंड ये फायदेमंद है, लोगों का क्या कहना है? बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर में पिछले 2 सप्ताह पूर्व जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी गई, उसके बाद से ही मौसम के मिजाज लगातार बदल रहे हैं। और खास बात यह कि पिछले 2-3 दिनों से जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। यानी कि रात के समय तो अब गलन का एहसास होना भी शुरू हो गया है। दिन के समय जरूर टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन ठंड का आगमन पूरी तरह से हो चुका है। लोगों का रूटीन पूरी तरह से बदल चुका है। मैं आपको श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, वकीलों वाली डिग्गी से गोल बाजार चौक की तरफ जाने वाले मार्ग का हम रास्ता देखेंगे तो आप ये देखिए, मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि लोगों का रूटीन काफी बदल गया है। सवेरे के वक्त काफी ठंड होती है, लेकिन जो कोहरा पड़ रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होता है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए ये मौसम काफी खुशगवार है, काफी फायदेमंद है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर का किन्नू और गाजर दोनों की मिठास बढ़ाने में भी ये कम टेम्परेचर और कोहरा काफी फायदेमंद होता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय वासी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं सर कि इस समय कैसा मौसम है और ठंड का किस तरह का प्रभाव आप देख पा रहे हैं? इस समय सुबह शाम की हल्की ठंड चल रही है और दिन में तो अच्छी खासी गर्मी रह जाती है। जो कोहरा पड़ना शुरू हो रहा है अब, इस टाइम सीजन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इस बार सर्दी का मिजाज थोड़ा लेट आया है। अच्छा, बेशक मिजाज लेट आया है, लेकिन रात में जिस तरह से गलन का एहसास बढ़ रहा है और जिस तरह से खेतों में हम कोहरा देख रहे हैं, वो कोहरा रबी की फसलों के लिए कितना फायदेमंद होता है? नहीं, ये कोहरा पड़ना तो हमेशा फसल के लिए, रबी की फसल में अच्छा रहता है। गेहूँ, सरसों सब के लिए अच्छा रहता है ये। इसमें किन्नू की मिठास भी बढ़ेगी
फसल के हमेशा बढ़िया रहेगा। इसमें पानी की लागत भी कम हो जाती है, पानी की लागत भी कम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जैसा कि इन्होंने बताया कि वाकई जो इस समय रबी की फसलों को सिंचाई पानी की आवश्यकता होती है, वो लो टेम्परेचर और कोहरा और साथ में पड़ रही ओस की बूंदें कहीं न कहीं उस सिंचाई पानी की पूर्ति कर देती हैं। तो कहीं न कहीं जो सिंचाई पानी की डिमांड होती है रबी की फसल में, वो कम हो जाती है। साथ ही साथ फसलों की ग्रोथ में भी ये मौसम काफी खुशगवार होता है। हमारी कल खेतों में कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी टेम्परेचर रात का चल रहा है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये सरसों के सहित अन्य सभी फसलों के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से रात का टेम्परेचर यदि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक या जमाव बिंदु के आसपास भी पहुंचता है तो ये सरसों की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करें तो जिस तरह से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में मौसम के मिजाज बदले हैं, रात का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने लगा है, उससे न केवल रात को समय गलन का एहसास बढ़ने लगा है, लेकिन लोगों का जो रूटीन है, खान पान है, वो भी पूरी तरह से बदल गया है। अब आप देखिए लगभग 7:15 बजे का वक्त है, लेकिन इस समय श्री गंगानगर की वकीलों वाली डिग्गी पर जो काफी सेंट्रली लोकेटेड एरिया है श्री गंगानगर का, आप ये देखिए सड़कें लगभग सुनसान पड़ी हैं। रात के समय जिस तरह से ठंड का एहसास बढ़ा है, 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर रहा है, उसके बाद में जो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या थी वो संख्या भी अब काफी हद तक घट चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं। 8 बजे के बाद सड़कों पर चहल पहल देखी जाती है। हालांकि जिन लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, जिन्हें घर से बाहर निकलना किसी काम के लिए जाना है, कोई गाड़ी या ट्रेन पकड़नी है या फिर उन्हें सफाई कार्य पे निकलना है, वो भी यदि घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा इंतजाम करके निकलते हैं ताकि किसी भी तरह की मौसमी बीमारियों से या फिर बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। जी पल्लवी, ठंड से बचाव के लिए लोग क्या करें, इसके साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है, कई जगहों पर पारा जो है माइनस में पहुंच चुका है, तो किसी तरीके की गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग के जरिए जारी की गई है क्या? क्योंकि बीमारियां भी बढ़ेंगी इस टाइम, तो सर्दी जुकाम। अशोक। हाँ बिल्कुल पल्लवी, देखिए मौसम में परिवर्तन होने के साथ साथ मौसमी बीमारियां तो बढ़ी ही बढ़ी हैं। हमने यदि ओपीडीज की बात करें तो पीएचसी, सीएचसी के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का यही अपील की गई है आम लोगों से कि वो घर से बाहर निकलते समय पूरी बॉडी को कवर करके निकलें और यथासंभव जब ज्यादा ठंड पड़ रही हो सुबह और शाम के वक्त या रात के वक्त तो घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। हालांकि लोगों ने अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए हैं। लोग जहां कहीं भी यदि उन्हें घर से बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं अलाव दिखा या फिर कहीं कोई गर्म पेय पदार्थ चाय की स्टॉल दिखी तो हम वहां देखते हैं कि अक्सर अलाव की जगह पर लोग तपते हुए लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में सर्दी का सितम लोगों को सताने लगा है। ठंड बढ़ते ही खानाबदोश जिंदगी जीने वालों की दिक्कतें अब बढ़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम टेंट्स लगाकर रैन बसेरा का इंतजाम कर रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम खुद ही नहीं जागा। जब समाजसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए आगे आने लगे और जब इस बात की जानकारी विधायक अतुल भंसाली तक पहुंची तो इसके बाद संयुक्त रूप से प्रयास कर नगर निगम को इस बारे में सूचित किया गया। तब जाकर महापौर वनिता सेठ के निर्देश पर एक्शन लेते हुए नगर निगम की टीम ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर अस्थायी तौर पर टेंट लगाकर रैन बसेरे का निर्माण किया। इस मौके पर विधायक अतुल भंसाली ने लोगों की मदद के लिए भामाशाहों को भी आगे आने की अपील की। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें।